नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज फिर से थोड़ी सी बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। और बात देखने में मामूली लगेगी कि सर्दी खांसी की है, लेकिन इस बार की सर्दी खांसी है वो थोड़ी जिद्दी है, थोड़ी चीठी है, क्योंकि ये जा नहीं रही है। बहुत सारे लोगों को ये अनुभव हुआ है कि उन्हें एक बार सर्दी हो गई, 5 दिन उन्होंने देखा जो नेचुरल कोर्स में सर्दी होती है, साथ में खांसी होती है, नज़ला, नाक बहना, थोड़ा सा कफ जमा हो जाना, लेकिन फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये स्वास्थ्य जो है, ये जो सर्दी और खांसी, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर्दी खांसी का ये पैटर्न बदल गया है। एक मन में आशंका ये भी आती है कि कोविड से गुजरने के बाद क्या हमारे अपने इंटरनल सिस्टम में कोई चेंजेस हो गए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम पहले से अलग हो गया है। सर्दी खांसी आखिर इतना असर क्यों दिखा रही है? क्या इसका इस बार का जो मौसम है उससे कोई सीधा कनेक्शन है? आखिर ऐसा क्यों है? तो यही कुछ सवाल हैं जिन्हें आज हम लेंगे और उसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर विनय कांत्रो, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल। साथ ही हैं डॉक्टर शर्वरी दुआ, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, और डॉक्टर राशि चहल, जो कि सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन है रोज वॉक हेल्थ केयर के। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर विनी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस बार की सर्दी खांसी बहुत लोगों का ये अनुभव हो रहा, मेरा अपना अनुभव है, मेरे आसपास जो लोग हैं उनका अनुभव है, और हम काफ़ी लोगों से लिख पढ़ और सुन रहे हैं कि जो सर्दी खांसी अमूमन 3, 4, 5 दिन में ऐसे ही चली जाती थी, वो तो नहीं जा रही है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, मेडिकेशन लेने के बावजूद भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है। क्या ऐसे केसेस आप भी देख रहे हैं, और अगर है तो इसके पीछे क्या कोई खास कारण है? जी, विपिन भट्ट जी, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो आप बता रहे हैं कि सर्दी खांसी थोड़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं, ज़रूर हमने देखा है कि लंबी खांसी चल रही है, और बच्चों में भी कई वीज़ी ब्रोंकाइटिस के जो किस्से हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं है। एक तो हमारे देश में जो डायबिटीज़ लोगों में है, डायबिटीज़ अपने आप में इम्यूनिटी कम करने वाली बीमारी होती है, क्योंकि मीठा खून जो होता है वो अट्रैक्ट करता है कीटाणुओं को, उसमें वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, सब कीटाणु आते हैं। तो एक ये चीज़ है कि हम पीपल लिविंग विद डायबिटीज़, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारी लाइफ़स्टाइल काफ़ी खराब हो चुकी है। हम जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम करते हैं। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी यदि कम होती है तो इन्फ्लेमेशन की जो मात्रा है बॉडी में ज़्यादा देर तक रहती है। कोविड के बाद ज़रूर हमने देखा है कि बॉडी की इम्यूनिटी में चेंजेज़ आते हैं, यानी कि इम्यून मॉड्यूलेशन जो करता है कोविड, वो ज़रूर एक फैक्टर हो सकता है। वो समय बताएगा, समय के बाद हमें पता चलेगा किस तरीके से पूरे जो बॉडी को झंझोड़ कर रख देता है कोविड। एक तरीके से जब हमने देखा कि सर से लेके पैर तक जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इम्यूनिटी पर भी असर आता है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि हमें ये खांसी ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि हमारा जो सांस की नली है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह टायर 1, टायर 2 सिटीज में पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो पॉल्यूशन जो अपने आप में एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, उससे भी प्रीडिस्पोजिशन होता है इस तरीके की कॉफ का। ऐसी खांसी ठीक होने में काफी समय जो है लगता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से हमारे यहाँ खांसी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, या रेस्पिरेटरी इलनेसेस सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं। यदि किसी को खांसी होती है, तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं लोग कोविड के बाद, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड जो है हमारा कम हो गया है, लेकिन डर डॉक्टर, ज़्यादा लगने एक लग जाता कंसर्न है अलग कि बात खांसी। हुई, और मैं जो जी। आपको कह रहा हूं कि जैसा मैंने भी अनुभव किया या बहुत सारे लोग मेरे आसपास अनुभव कर रहे हैं, जहां पर वो एक समय तक, जैसा मैंने कहा, शुरू के 4-5 दिन तो किसी को कोई चिंता नहीं होती है, फिर आप परेशान भी होते हैं क्योंकि सर्दी आपको
डाउन करती है, थोड़ा थकावट महसूस कराती है, आप खांसते रहते हैं, आपका गला खराब होता है, आपसे प्रॉपर सांस नहीं ली जाती, फिर आप कंसल्ट करते हैं और उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता, जो अमूमन पहले ठीक हो जाया करता था। जी, बिल्कुल ये ठीक हो जाया करता था, लेकिन जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, हम्म। उससे हाइपर रिएक्टिव एयरवे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। हमारी जो सांस की नली है, हम्म। उसके अंदर की म्यूकोजल लाइनिंग जो है, उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है और वो सेंसिटाइज हो जाती है डस्ट से, पॉल्यूशन से, और ये जो कीटाणु होते हैं, वायरसेस जो अटैक करते हैं हमारी म्यूकोजा पे, उससे। ये जी जी। एक कारण ज़रूर हो सकता है। विंटर के जो मंथ्स होते हैं उसमें कोल्ड एयर जो है नीचे की तह पे ज्यादा देर के लिए रहती है, और यही कारण हो सकता है कि हमारी सांस की नली में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये खांसी जुकाम जो है थोड़ा कुछ लंबा चल ज्यादा रहा है, ठीक तौर है। पे डॉक्टर बढ़ गए शर्वरी हैं। भी जुड़ गई है हमारे साथ, तो अब खास तौर पे आप बच्चों की डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब, जो प्रॉब्लम एडल्ट्स में हो रही है वो बच्चों में भी देखने को मिल रही है। अब बच्चों के लिए ये है कि भाई स्कूल गए, दो चार आपस में बैठे आसपास दोस्त, और उनसे एक दूसरे को लग गया, क्योंकि सर्दी खांसी तो बहुत हाईली ट्रांसमिरेबल रहती हैं, और ये है कि उनकी भी सर्दी खांसी लंबी चल रही है। हमने देखा कोविड में अलग था, बच्चों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। मैं सीधे सीधे कोरिलेशन निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के मन में इसी तरह की चीजें आती हैं सोचने के अंदर। तो बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनकी सर्दी खांसी थोड़ी एक्सटेंडेड है, ये माता पिताओं का कंसर्न है। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और बच्चों में खासकर ये बीमारी जो है हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फैल रही है। ना कि सिर्फ फैल रही है, वो उनके सिम्पटम्स भी कुछ सीवियर होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पिछले 2 साल से बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो थे वो मास्क हो चुके थे कोविड के कारण। और मेरा लोग बहुत भी कम है। बच्चे ठीक है। खासकर होम बाउंड थे, वो घर पे रहते थे, स्कूल्स जो है वो घर से चल रहे थे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी स्कूल्स खुल रहे हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बच्चे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग है या फिर कोई फेस्टिवल्स है। ये सब चीज़ें अभी जो है 2 सालों के बाद सोशलाइज़िंग एक तरह से बढ़ने की वजह से फैला इन्फेक्शंस का, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वायरसेस, जो कि कम्युनिटी गैदरिंग्स में ज़्यादातर ईज़िली कैच करते हैं बच्चे, वो उसमें आम बात है। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि उसका स्प्रेड भी जो है स्कूल्स के ज़रिए या फिर ये सब सोशलाइज़िंग के ज़रिए बढ़ रहा है। नॉट जस्ट दैट, उसके सिम्पटम्स भी कई लोगों में हम सीवियर दिखाई दे रहे अभी देख रहे हैं। उसका कारण ये है कि कोविड में जो नेचुरल इम्यूनिटी थी हमारी, वो कुछ तरह से कम हो गई थी। एक तरह से इसलिए क्योंकि हम घर पे रहते थे, मास्क पहनते थे, हर जगह पे हम हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये सब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे थे, ध्यान ज़्यादा रख रहे थे। इसी वजह से हमने देखा कि नेचुरल इम्यूनिटी थोड़ी-सी लो, और इम्यून सिस्टम जो हमारा रिस्पॉन्स है वो थोड़ा-सा एक तरह से कहीं कम हो गया, जो कि एक्सपोज़र के कारण बच्चों में खासकर वो डेवलप होता हुआ नज़र आता है। बढ़ती उम्र में हम देखते हैं कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है थ्रू इन्फेक्शंस कह लीजिए, या फिर थ्रू सम सोर्सेस उनके जो सराउंडिंग से उनको मिलती है। वो कहीं न कहीं ना मिलने के कारण हम देख रहे हैं कि इस साल भी जो फ्लू की मात्रा है वो बढ़ी हुई है बच्चों में। जी, ठीक है। तो ये बच्चों के साथ भी अमूमन हो रहा है, क्या रीजंस है वो डॉक्टर हमें बता रही हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा इंटरनल सिस्टम चेंज होता हुआ है और उसके ये असर हो रहे हैं। राशि जी, क्या खान पान से भी इसका कोई सीधा संबंध है? क्योंकि अक्सर लोगों को इन दिनों काफ़ी एलर्जिक भी हो चले हैं, पोल्यूशन का एक जिक्र किया डॉक्टर कांत्रो ने। क्या खाने पीने की चीज़ें भी, आपका खान पान भी इस चीज़ को थोड़ा एग्रीवेट करने में मदद करता है? जी, बिल्कुल करता है, बिकॉज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे पास एक्सेस टू फूड बहुत ज़्यादा था, स्पेशली थैंक्स टू ज़ोमैटो एंड स्विगी, कि हमारे पास यू थिंक ऑफ समथिंग एंड यू कैन ऑर्डर इट एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू इन नो टाइम, व्हिच हैज़ एक्चुअली लेड टू एन इंक्रीज इन टेक ऑफ योर पैकेज फूड, जैसे कि हमारे बिस्किट्स हो गए या हमारे केक्स, पेस्ट्रीज हो गए, चॉकलेट्स हो गए, जो बच्चों को हम मना करते थे एक नॉर्मल रूटीन में, और वो इसलिए भी मना हो जाते थे पहले के टाइम पे बिफोर लॉकडाउन, क्योंकि वो बाहर एक्टिविटी करने जाते थे। अब बच्चे और बड़े दोनों ही घर पर होते हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंस फूड एक जरूरत बन गई है, जिसमें ये सारी शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स का इंटेक बढ़ने की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है।
एंड प्लस देयर इज जीरो फिजिकल एक्टिविटी। सो पहले अगर जब हमारे वो 8 आवर्स के वर्किंग स्कूल आवर्स होते थे, उसमें सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वाज डेडिकेटेड टू किड्स, जिसमें वो एक्सरसाइज करते थे या वो बाहर जाते हैं, उछल कूद करते हैं, शाम के टाइम पे भी बाहर जाते हैं। आज की डेट पे हम लोग कहीं भी अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, बिकॉज या हम खुद भी वॉक के लिए नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। एंड वी स्टार्टेड रिस्ट्रिक्टिंग आवर फिजिकल मूवमेंट एंड वी स्टार्टेड स्टेइंग मोर एट होम थैंक्स टू ब्लिंकिट। जो थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी मूवमेंट होती थी, अब तो वो भी हमने करनी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दी है। सो टेक्निकली ड्यू टू लैक ऑफ movement and more accessibility of food, yes, our immunity is being continuously being compromised. चलिए, Rather than हाँ, तो हमारी आदतें थोड़ी बदल गई, खाने पीने से लेकर तो चलने फिरने तक की, और उसका आप कह रही हैं कि असर हो रहा है। डॉक्टर कांत्रो, एक सवाल अब मेरे मन में यहाँ ये आता है, वो ये कि क्या ये चीज़ टेम्परेरी है? क्या एक आध दो सीजन हम ऐसा देखेंगे और फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी? खैर, अभी हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कोविड की भी क्या सिचुएशन है। हम खबरें सुनते रहते हैं कि चाइना में फिर से इरप्शन है, कहीं अब मैं कुछ अमेरिका का कोई आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहाँ ट्रिपल इम्पैक्ट की बात हो रही थी, जिसमें कोविड का इम्पैक्ट तो है ही, साथ में जो सीजनल फ्लू और ये कंबाइंड हो गए हैं, दो तीन चीज़ें उन्होंने जिक्र की और एक ट्रिपल इम्पैक्ट की वो बात कर रहे थे। तो यहाँ से ये ऐसे ही देखने को मिलेगा, या अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 2-3 साल में फिर हमारे सिस्टम, मतलब बॉडी का सिस्टम वैसे ही हो जाएगा जैसा हम पहले देखते थे, या फिर एक ये परमानेंट शिफ्ट है? देखिए, ये एक ठोस तौर पे बताना कि ये शिफ्ट परमानेंट है या टेम्पररी है, इस समय बहुत मुश्किल है। लेकिन जो हमारे सामने एक अच्छी बात ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है काफी हद तक इम्यूनाइज्ड है, और इम्यूनाइजेशन के बाद भी कई लोगों को कोविड जो है वो हो चुका था, चाहे फर्स्ट वेव में हुआ, सेकेंड में या फिर थर्ड वेव में। अभी तक ऐसा कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं देखा जा रहा जिससे कि सीवियर डिजीज हम दोबारा देखते हैं उस तौर पे जैसे हम पहले देखते आ रहे थे। जितने भी स्पोरेडिक केसेस होते हैं, यानी कि बीच में से निकलकर जो केसेस आते हैं जो काफी सीवियर हो जाते हैं, उनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज भी ज्यादा होती हैं। जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं डायबिटीज के फॉर्म में या किडनी डिजीज के फॉर्म में, कोई पहले की लंग डिजीज हो उस फॉर्म में जब होती हैं, या कोई व्यक्ति अगर इम्यूनिटी कम करने वाली दवाओं पे होते हैं क्योंकि उनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो उन लोगों में हम देखते हैं कि सीवियर डिजीज होने की संभावना जो है ज्यादा रहती है। ये हम फ्लू के दौरान भी पहले से ही देखते आ रहे थे। जितने भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा अटैक करते हैं और उनको ज्यादा मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो सीवियर केसेस ऑफ कोविड हैं अभी ज्यादा देख रहे हैं या कोई प्रॉब्लम कर रहा है कोविड इस समय। लेकिन हाँ, आगे जरूर हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा वेरिएंट ना आए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पैंडेमिक्स में अक्सर देखा गया है कि एक एंडेमिक लेवल आने के बाद साल दर साल जब कई बार इसमें कुछ म्यूटेशंस होती हैं या म्यूटेजेनिक शिफ्ट जो होता है कुछ सालों के बाद, उस समय केसेस जरूर बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इस समय नहीं होना चाहिए। इसका जो आगे का जो सल्यूशन है, किस तरीके से हमें बूस्टर लेना चाहिए, अपने जो वैक्सीनेशंस है उनको किस तरीके से अपग्रेड करना चाहिए, उस सही तरीके से वो निकल के आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पोल्यूशन की लेवल जो है वो दिन के दिन बढ़ती जा रही है। पहले हम सुनते थे कि मुंबई की जो एयर क्वालिटी है वो काफी हद तक बेहतर है बाकी शहरों से, लेकिन इस साल हमने देखा है कि मुंबई की जो एयर है वो भी काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। तो जितना ज्यादा पोल्यूशन, जितने सालों तक हम एक गंदी हवा को अंदर लेते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ऑर्गन सिस्टम्स, जो ना केवल लंग है बल्कि बाकी ऑर्गन्स भी हैं जिनमें हार्ट, लिवर, किडनी आता है, जिनका काम होता है टॉक्सिन्स को बाहर करना, तो ये असर जरूर देखा जाएगा। इसी के कारण हम देखेंगे कि वीजी ब्रोंकाइटिस के किस्से जो हैं या फिर एस्मा के जो किस्से हैं, जो बच्चों में जो हम एस्मा देखेंगे वो शायद बढ़ सकती है। जी। यही कारण हो सकता है कि हार्ट अटैक की मात्रा भी हम अडल्ट्स में अभी ज्यादा देख रहे हैं। राइट, तो आपका पोल्यूशन पे कंट्रोल करना हर लेवल पे एक नहीं, आपका बहुत सही पॉइंट है। सरकार की पोल्यूशन इज द बिगेस्ट कल्प्रिट एट द मोमेंट, क्योंकि हमें ये भी है कि 2 साल से इंडोर रहने के कारण
लॉकडाउन में रहने के कारण, थोड़ा आइसोलेटेड रहने के कारण आप एक्सपोज भी नहीं होते थे, बाहर पोल्यूशन भी नहीं हो रहा था, ना उतनी गाड़ियां चल रही थी, और अचानक से हम फुल्ली पॉल्यूटेड माहौल में फिर से आ गए, तो शायद बॉडी को एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत हो रही है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब उपाय क्या है। अमेरिका में तो लोगों ने मास्क फिर से लगाने शुरू कर दिए। जिस ट्रिपल अटैक की हम बात कर रहे थे, क्या वो प्रैक्टिस हमारे यहाँ तो अब पूरी तरह बंद हो गई है, लेकिन फिर से शुरू कर देना चाहिए? क्या कोई उससे फ़ायदा होगा? और आप क्या कर सकते हैं साथ में? क्या सुधार, क्या खान पान, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें ताकि ये सर्दी खांसी जैसी मामूली चीज़ें शायद लंबे समय तक ना चले। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये छोटे छोटे उपाय। वेलकम बैक। ये सर्दी खांसी आखिर जाती क्यों नहीं? क्योंकि इस बार बहुत लोगों का ये अनुभव है। इनफैक्ट मैं जब हमने ब्रेक लिया तो काफ़ी सारे सवाल भी हमारे पास सोशल मीडिया पर आए, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि उनके साथ भी बिल्कुल यही अनुभव है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार वो डॉक्टर के पास जा चुके हैं, मेडिकेशन ले चुके हैं, लेकिन उनको सर्दी खांसी से निजात नहीं मिल रही, जबकि पहले ऐसा हाल नहीं था। ब्रेक से पहले इसके क्या पॉसिबल कारण है वो डॉक्टर्स ने हमें बताया। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। अब थोड़ा सा उपाय की तरफ बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर शर्वरी, क्या उपाय हो सकते हैं? आप क्या करेंगे? अब क्या आपके पास अब कोई चारा नहीं है? अब बस डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकेशन लीजिए और दुआ कीजिए कि पॉल्यूशन थोड़ा कम रहे। जी, बिल्कुल। जैसे मैडम ने डॉक्टर बेदी ने जो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हमको कि पोल्यूशन के कारण हम देख रहे हैं कि इस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कुछ हद तक इम्पैक्ट इस तरह से हो रहा है कि हम बहुत प्रोन हो रहे हैं, मतलब हमारे इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत इजीली बढ़ रहे हैं। बार-बार रिकरेंट इन्फेक्शंस जो हम पहले नहीं देखते थे, जैसे हम कहते थे कि फ्लू के सीजन में ही हम फ्लू वाले जो केसेस है वो बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस साल हमने ये क्या मास्क लगाने की प्रैक्टिस हेल्पफुल रहेगी? क्या हमें फिर से लगाना चाहिए? कुछ और देशों से हम खबरें पढ़ रहे हैं कि वहां वो लोग फिर लगा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन नजला, सर्दी, खांसी, जुकाम इससे बचने के लिए। जी, देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑलवेज इज बेटर, इसीलिए हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको लगता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे, मार्केट एरियाज में जहाँ पे बहुत क्राउडेड होता है और वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, उन जगहों में खासकर हमको मास्क पहनना जो है वो आई थिंक रखना चाहिए एज अ हैबिट। ऑल्सो हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई सारी एक दूसरे से मिलते हैं, कई सारी चीजें छूते हैं, तो हैंड वॉशिंग भी एक बहुत जरूरी है। क्योंकि दिन भर आजकल लोग छींकते ही रहते हैं और उन्हें याद नहीं रहता कि वो छींकने में अपना हाथ इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर वो अब पहले जैसा रहा नहीं कि सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार या मास्क लगा रहे हैं। पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मास्क लगा लें तो सर्दी खांसी जुकाम से भी बचेंगे, पॉल्यूशन से भी बचेंगे, एंड इनफैक्ट हैंड सैनिटाइजेशन। क्विकली राशि जी, मुझे ये बताएं, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग इन दिनों सलाह दे रहे हैं कि आप गर्म दूध पीजिए, हल्दी डाल लीजिए, उसमें छुआरा खारक डाल लीजिए। क्या इस तरह के घरेलू उपाय आपको एक हद तक रिलीफ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि हमारे को बहुत रिलीफ मिलता है। मगर ये जितने भी हम काढ़े बनाते हैं, एक तो इनमें जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे कि तुलसी डाली या अगर हमने उसके अंदर अदरक डाला है, हल्दी डाला है, इन सब की मात्रा हमें बहुत कम रखनी होती है। बिल्कुल चुटकी भर हल्दी ही हमारे लिए काफ़ी होती है। इंडियन खाने में तो वैसे भी हमारे हर खाने में थोड़ी-थोड़ी हल्दी डलती है, तो ओवर डूइंग किसी भी चीज़ की ना करें। गर्म पानी पीने से हमारा जो फ्लेम होता है, हमारी बॉडी थोड़ा बेटर फील करती है और हमारे स्टमक के साथ ये जाके जो भी इतनी सारी चीज़ों का मिश्रण पीते हैं, उन चीज़ों को वो स्टमक को बाइंड करता है, जिससे कि एसिडिटी नहीं होती और हमारी कफ कंट्रोल हो पाती है। इसलिए छुआरा या शहद का इस्तेमाल किया जाता है ये ड्राई कफ में। मगर अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्लेम हो रहा हो या रनी नोज़ हो रही हो, उनके केस में हम कहते हैं कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है। जिसके साथ हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। तो आपके सीड्स हो गए, जैसे कि हमारे खरबूजे के बीज, वो बहुत फायदेमंद होते हैं। हमारे पंपकिन, पेठे के बीज हो गए और हमारे ये अलसी के बीज। इन सारी चीजों को अगर आप हल्का सा ड्राई रोस्ट करके घर में रखेंगे और पूरे दिन में 1 चम्मच लेते हो, तो आपको सारी एंटीऑक्सीडेंट्स
जिंक, मैग्नीशियम और ऐसी बहुत राइट, तो ये घरेलू उपाय हैं जिनसे आप एक हद तक अपनी सर्दी खांसी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं। और इनफैक्ट लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अगर ये ज़्यादा है और नहीं जा रहा है तो आपको डॉक्टर से भी जाके ज़रूर मिलना है, फिर वो आगे आपको गाइड करेंगे कि आपकी खांसी या सर्दी किस लेवल पर है, क्या आपको किसी टेस्ट की या एक्स्ट्रा मेडिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन जो बेस लाइन है, हाँ, अगर आप मास्क लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाइए, और लगा क्या सकते हैं, आदत तो हमें डाल ही चुके हैं, एक बार फिर से निकाल लेना है उसको बाहर, और हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है जब तक ये 2-3 महीने सर्दी वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान पॉल्यूशन जो इस समय बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो भी अपने पीक पर रहता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई थिंक आज की चर्चा से काफ़ी सारे लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि यकीन मानिए काफ़ी सारे लोग इस बार इस सीज़न में सर्दी खांसी जैसी ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आई होप कि आज का शो सबके काम आएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू।